वेलकम बैक एवरीवन। ज्योग्राफी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए और आरओ मेंस में जो ऑब्जेक्टिव टाइप 120 प्रश्न आते हैं उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और प्लेलिस्ट के अलावा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सिविल सर्विसेज स्टडी का जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है यहाँ पर। नाइट्रोजन पृथ्वी के क्षोभमंडल का लगभग 78% बनाती है। यह एक रंगीन गंधयुक्त गैस है। नाइट्रोजन एक आदर्श गैस है, अतः विस्फोटक के रूप में उपयोग नहीं हो सकती। देखिए, नाइट्रोजन रंगीन नहीं है, रंगहीन है और गंधहीन है। ठीक है, 78% है एटमॉस्फेयर में। दिखती है क्या आपको? गंधहीन है, गंध भी नहीं आती कोई। 78% है। ठीक है, और नाइट्रोजन विस्फोटक के रूप में उपयोग हो सकती है, गलत है। हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है नाइट्रोजन। केवल पहला वाला सही है, जहां जहां 2 है। 3 है उसको हटा दीजिए। देखिए, नाइट्रोजन पृथ्वी के क्षोभमंडल का लगभग 78% बनाती है। ठीक है, जो इसे सबसे प्रचुर मात्रा में गैस बनाता है। नाइट्रोजन रंगहीन है, गंधहीन है, जो जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन एमिनो एसिड, प्रोटीन और डीएनए का एक प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जिसमें उर्वरक, विस्फोट और नाइट्रिक एसिड का उत्पादन शामिल है। सवाना के संदर्भ में सही कथन है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, के मैदान है, और यह केवल उत्तरी और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र चराई करने वाले जानवरों के लिए महत्वपूर्ण है। ये कभी मौसमी आग से प्रभावित नहीं होते। देखिए, ग्रास लैंड है ये, वो भी उष्ण कटिबंधीय है, तो सूखी घास है, तो आग लगने की संभावना तो बहुत प्रबल है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं। ठीक है, अफ्रीका में है। अफ्रीका के अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो गलत है यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट। ये पारिस्थितिक तंत्र चराई करने वाले जानवरों के लिए महत्वपूर्ण है। सी वाला स्टेटमेंट सही है केवल। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, काफ़ी कम अमाउंट है ताकि सभी लोग अफोर्ड कर सकें। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें सवाना के रूप में जाना जाता है, गर्म जलवायु में पाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग गीले और सूखे मौसम होते हैं। ये बिखरे हुए पेड़ों और घास के मिश्रण की विशेषता रखते हैं, जो हाथी, शेर, जेब्रा जैसे विविध वन्यजीवों का समर्थन करते हैं। देखिए, प्रमुख सवाना क्षेत्र में बात करें तो अफ्रीका का जो है सेरेंगेटी है, और दक्षिण अमेरिका का सेराडो, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है केवल उत्तर और मध्य अफ्रीका में ये सवाना घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र चराई करने वाले जानवरों के लिए महत्वपूर्ण है और अक्सर मौसमी आग से प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आग लगती नहीं, इसमें दावा न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और सूची 1 में है, सूची 2 में है वो देश। हरिकेन कहाँ पर, बिलीबिली कहाँ पर, बोगियो कहाँ पर, टाइफून कहाँ पर? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, एज इट इज कई सारे एग्जाम में पूछा है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है, बोगियो फिलीपींस में, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन है यूएसए में। ए का 4 हो गया और बी का हो गया 3। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, 2 से ही एलिमिनेट हो गया ये। तो हरिकेन जो है वो यूएसए में, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में, बोगियो फिलीपींस में, और टाइफून हो गए चीन में। एक ही फ्रेम में आ गया। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जेट स्ट्रीम यानी तेज हवाएं की दक्षिणी शाखा और उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? किस जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ठीक है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में ये है पश्चिमी जेट धारा। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा, डी है इसका आंसर। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा
उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली पवन प्रणाली है। यह जलधारा उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर्दियों के दौरान उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जलधारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वाले एरिया में आते हैं सर्दियों में। जो गेहूं की फसल है उसके लिए लाभदायक होते हैं हल्की फुहार बारिश की। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के कक्षीय पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव के संबंध में कथन कारण वाला स्टेटमेंट वाला प्रश्न है ये। कथन क्या कहता है? कथन वाले ही है, ठीक है। देखिए कथन 1 क्या है, वायुमंडल में मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बढ़ते स्तर पृथ्वी की सुरक्षित परिक्रमा करने वाले उपग्रहों यानी सैटेलाइटों की कुल संख्या को कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसें अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण को परावर्तित करके मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को सिकोड़ सकती हैं, यानी मध्यमंडल को सिकोड़ सकती हैं। बिल्कुल पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों ये एग्जैक्ट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कभी इसको कारण भी लिख देते हैं कथन 2 की जगह। ए है इसका आंसर। देखिए वायुमंडल में मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बढ़ते स्तर की सुरक्षित परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की कुल संख्या को कम कर सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल में मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बढ़ते स्तर पृथ्वी की सुरक्षित परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की कुल संख्या को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण को परावर्तित करके मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को सिकोड़ सकती हैं, जिससे शीतलन और संकुचन होता है। इससे वायुमंडलीय घनत्व कम होता है, घर्षण कम होता है और अंतरिक्ष मलबा लंबे समय तक कक्षा में रह सकता है। तो कथन कारण दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। सेकंड वाला कथन पहले वाले कथन की व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सामान्यतः वायु में नहीं पाई जाती? वायु में नाइट्रोजन भी है 78%, ऑक्सीजन भी है 21%, ऑर्गन भी है, हाइड्रोजन नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड है कम मात्रा में। देखिए हाइड्रोजन सामान्यतः पृथ्वी के वायुमंडल में महत्वपूर्ण मात्रा में मौजूद नहीं है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की सांद्रता बहुत कम है, 0.000555 आयतन, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% से बना है। इसके अतिरिक्त ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और मीथेन जो है वो कम मात्रा में मौजूद है। बरखान क्या है? रेत के टीले, डेल्टा, पहाड़ियाँ, झीलें। इंपॉर्टेंट है, बरखान टीले हैं, ये रेत के टीले हैं, ये है इसका आंसर। देखिए बरखान जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं जो निरंतर वायु क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें पवन कक्ष की ओर हल्की ढलान होती है तथा पवन पक्ष की ओर तीव्र ढलान होती है, ठीक है। हवा की दिशा में हल्की ढलान तथा पवन पक्ष की ओर तीव्र ढलान होती है। देखिए बरखान जो है आमतौर पर एक दिशा वाली हवा और सीमित वनस्पति वाले क्षेत्रों में बनते हैं। टीले के जो सिरे यानी सींग नीचे की ओर इशारा करते हैं, जो हवा की गति की दिशा को दर्शाते हैं, ठीक है। सऊदी अरब में उसमें दुबई में इसमें जो है सफारी होती है, कार सफारी। 8वां प्रश्न है, काली मिट्टी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इस मिट्टी में मैग्नीशियम, पोटास और चूने की कमी पाई जाती है। चिकनी मिट्टी, यह मिट्टी चिकनी होने के कारण इसमें दरारें नहीं होती। यह मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती है। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की कमी पाई जाती है। देखिए काली मिट्टी रेगुर सॉइल भी इसको बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटास और चूने की कमी नहीं बल्कि अधिकता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट भी अधिक होता है इसमें, और इसमें दरारें विकसित होती हैं। इसलिए मिट्टी जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि दरारें पड़ जाती हैं तो हवा अंदर पास हो जाती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती है। सीख सही है केवल। देखिए काली मिट्टी को आमतौर पर रेगुर सॉइल बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी प्रश्न बनते हैं काली कपासी मिट्टी, इस काली मिट्टी से कई बार बनते हैं। और मराठी में रेगुर जो है ये नाम है,
जिसका अर्थ है कपास उगाने वाली मिट्टी। यह मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से भरपूर होती है। तो पहला वाला गलत है और डी वाला कथन गलत है। ठीक है, चूंकि चूने से भरपूर है तो अत्यधिक उपजाऊ है। काली मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती है। मुख्य रूप से भारत में दक्कन पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। तो सी वाला सही हो गया। इनमें नमी को बनाए रखने की उच्च क्षमता होती है इस मिट्टी में, जो इन्हें कपास की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए, यह मिट्टी शुष्क मौसम के दौरान चौड़ी दरारें विकसित करने की एक विशेषता प्रदर्शित करती है, जिससे मिट्टी का वातन संभव होता है। यानी हवा अंदर जाती है और बाहर भी आती है। तो बी वाला गलत है। सही होगा केवल सी वाला। ए बी डी गलत, सी वाला सही। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? पूर्वी अफ्रीका के रिम, प्रशांत यानी पैसिफिक के रिम, अल्पाइन बेल्ट के रिम, हिमालयन बेल्ट के रिम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत यानी पैसिफिक के रिम। देखिए, प्रशांत महासागर का क्षेत्र को अग्नि वलय यानी रिम ऑफ द पैसिफिक को रिंग ऑफ द फायर के रूप में जाना जाता है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों की उच्च संख्या और लगातार भूकंप की गतिविधियों की विशेषता है। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर को घेरे हुए है और इसमें कई महाद्वीपों और देशों के कुछ हिस्से शामिल हैं, जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, जापान, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड। अग्निवलय में दुनिया के लगभग 75% सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो और निष्क्रिय वोल्केनो हैं। यह पृथ्वी के स्थलमंडल में टेक्टोनिक प्लेटों की गति और टकराव के कारण होता है। अग्निवलय में उल्लेखनीय ज्वालामुखियों में माउंट सेंट हेलेंस जो यूएसए का है, माउंट फ्यूजी जापान का और क्राकाटोआ इंडोनेशिया का शामिल है। इसमें किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? देखिए, प्रश्न हल्का सा घुमा के पूछा है, सीधे से ही पूछ सकता था कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है। इसका उत्तर प्रशांत महासागर है, सी है इसका आंसर। इसको ये मत समझ लेना कि किस महासागर के अंदर लैंड ज्यादा है। देखिए, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जो पृथ्वी की सतह के 1/3 से अधिक भाग को कवर करता है। यह महासागर 63 बिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है, जो इसे सभी भूभागों से भी बड़ा बनाता है। प्रशांत महासागर पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया तथा पूरब में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। यह वैश्विक जलवायु प्रणालियों में विशेष रूप से एल नीनो और ला नीना जैसे मौसम पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, प्रशांत महासागर पृथ्वी के सतही जल का लगभग 46% हिस्सा है और दुनिया के एक विशाल हिस्से में फैला हुआ है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर की तुलना में छोटे हैं। प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ और कई अन्य अनूठे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का घर है। ये इसे जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बनाता है पैसिफिक को, क्योंकि ग्रेट बैरियर है इसमें। 11वां प्रश्न है, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय अवसादी कायंत्रित जटिल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आग्नेय चट्टानें हैं ये। देखिए, आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो मैग्मा या लार्वा के ठंडा होने और जमने से बनती हैं। ग्रेनाइट एक मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टान है, जिसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पर और अभ्रक होते हैं। ग्रेबो की बात करें, ग्रेबो एक घनी मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टान है ये भी, जिसमें मुख्य रूप से पायरोक्सिन होता है और पेलियोक्लोज फेल्ड्स्पर होता है। बेसाल्ट की बात करें, एक महीन दाने वाली आग्नेय चट्टान है ये भी, जो पृथ्वी की सतह पर लावा के तेजी से ठंडा होने से बनती है। ये चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के भू मूलभूत घटक हैं और इनके स्थायित्व के कारण अक्सर निर्माण में उपयोग की जाती हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं? वो एक तो शुक्र है उसमें और दूसरा है यूरेनस यानी अरुण। देखिए, सौरमंडल में दो ग्रह शुक्र यानी वीनस और अरुण यानी यूरेनस विपरीत दिशा में घूमते हैं। अधिकांश जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जिसे वामाव्रत यानी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा कहते हैं। लेकिन शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं, जिसे दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा कहते हैं। पृथ्वी कैसे घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर?
ठीक है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। 13वां प्रश्न है, सही कथन की पहचान कीजिए अगर कोई हो तो, वरना डी लगा दीजिए। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के लगभग 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है। मकर रेखा भूमध्य रेखा के लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा सभी एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। देखिए, दुनिया में अफ्रीका वो महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ये मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। एशिया नहीं है, इसको ऐसे समझते हैं। यह है अपनी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दी 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से एक और रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह है कर्क रेखा, और नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी यह मकर रेखा। यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, यहाँ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिससे होकर, यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिससे होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो यहाँ एशिया लिखा है, इसकी वजह से ये गलत। ये उत्तरी होना चाहिए, यहाँ दक्षिणी होना चाहिए। कर्क रेखा उत्तर में और मकर दक्षिण में, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा सभी रेखाएं, ये तीनों के तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, ना कि एशिया। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से लगभग 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, और मकर रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 0 डिग्री अक्षांश पर विभाजित करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौसम बदलने का क्या कारण है? देखिए, आपको पता होगा पृथ्वी की जो है एक तो खुद की गति है जिसको बोलते हैं घूर्णन गति। अपनी पृथ्वी टिल्टेड भी है, मतलब अक्ष पर झुकी हुई है, और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। तो ये जो इसकी खुद की गति है जिसको घूर्णन गति बोलते हैं, इसके कारण तो होता है दिन और रात। ठीक है, अब ये इसी तरह से घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगा ले तो क्या हो जाएगा, मौसम परिवर्तन हो जाएगा और ऋतु परिवर्तन हो जाएगा, और इसमें इसका अक्ष का झुकाव भी इसमें शामिल होगा, इसी चीज में। मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन या क्लाइमेट लिखा है कुछ भी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मौसम परिवर्तन एक लॉन्ग प्रोसेस है, ऋतु परिवर्तन भी लॉन्ग प्रोसेस है। ऋतुएं जो हैं एकदम इससे तो आ नहीं जाती। ठीक है, सावन आता है, बरसात का मौसम आता है कई काफ़ी समय के बाद, साल में एक बार ही तो आता है। 2 महीने रहता है, 3 महीने रहता है, जुलाई से सितंबर तक रहता है, अगस्त तक तो रहता ही है ज़्यादा। ठीक है, फिर गर्मी भी कम से कम आती है तो 3-4 महीने रहती है, सर्दी भी 4 महीने तक रहती है। तो क्या सही हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चक्कर लगाना, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, ये ज़्यादा सही है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। ठीक है, ये हो जाएगा दिन और रात, ये भी दिन और रात है। ये ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अपने अक्ष पर झुकाव भी इसमें एडेड है, तो सी सबसे अच्छा उत्तर है यहाँ पर। देखिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, जिसमें लगभग 365.25 दिन लगते हैं, ऋतुओं के घटित होने का एक मुख्य कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर कक्षीय तल के सापेक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर झुकाव वर्ष भर विभिन्न गोलार्धों को अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने का कारण बनता है। ऋतुएं जो हैं पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण होती हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी के कारण नहीं। तो हमेशा यह रखना, पृथ्वी जो है अपनी अर्थ टिल्टेड है, यानी अपने नत अक्ष पर झुकी हुई है, उस झुकाव के कारण, और सूर्य का चक्कर लगाती है, जो दो बातें हैं ऋतु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन के लिए। और दिन रात हो जाए तो पृथ्वी घूर्णन गति जो है उससे हो जाएगा। चलिए, 15वां प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करेंगे, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ब्राजील और भारत। उपरोक्त देशों में से कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र हैं, यानी टाइम जोन है? देखिए, दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिनमें 4 से अधिक टाइम जोन है। उसमें यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, ब्राज़ील है। भारत इसमें नहीं हो जाएगा, तो केवल 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दुनिया में कुल 9 देश हैं जिनमें 4 से अधिक टाइम जोन है। ये देश हैं फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और ब्राज़ील। और इन देशों में फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है, 12 टाइम जोन है। इसके बाद रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है।
16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन की पहचान कीजिए। बुध जो है सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बिल्कुल, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी जुपिटर। देखिए, जो बुध है ना, वो सूर्य के चारों ओर सबसे तेज परिक्रमण करता है। यहाँ घूर्णन लिखा है, तो घूर्णन और परिभ्रमण ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सबसे तेज घूर्णन करता है कौन? बृहस्पति। और सबसे तेज परिक्रमण करता है सूर्य का, वो है बुध। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो केवल बी सही है यहाँ पर। बृहस्पति के घूर्णन की बात करें तो बृहस्पति सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेज घूर्णन करता है, मतलब जो इसकी खुद की गति है, जो लगभग हर 10 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता है। यह तेजी से घूमना ध्रुवों पर एक ध्यान देने योग्य चपटा और भूमध्य रेखा पर एक उभार का कारण बनता है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास कितना है? लगभग 1,42,984 किलोमीटर में, और मील में देखें तो 88,846। बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो सूर्य के समान है। झूम क्या है? एक नदी है, खेती है, कवक है, झील है। झूम एक प्रकार की खेती का है प्रकार। देखिए, झूम जिसे स्थानांतरित कृषि के रूप में भी जाना जाता है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में व्यापक रूप से प्रचलित है। झूम खेती में क्या होता है? जंगलों को काटा जाता है, प्लेन किया जाता है सरफेस, और खेती की जाती है। ठीक है, और एक बार खेती करके बाद छोड़ दी जाती है, यही चीज़ दूसरी जगह पर ट्राई की जाती है। तो ये पर्यावरण की शत्रु है ये खेती। एल नीनो के संदर्भ में सही कथन है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण होता है। एल नीनो समुद्री जीवन और प्रवाल भित्तियों के लिए आदर्श है। देखिए, एल नीनो जो है, पहली बात तो प्रशांत महासागर में होता है, हिंद महासागर में नहीं होता। ठीक है, और समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि है एल नीनो। और चूंकि समुद्र की सतह का तापमान बढ़ेगा तो फिर वो तो प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक हो गया ना, आदर्श दशा थोड़ी हो गई, समुद्री जीवन के लिए भी हानिकारक हो गया। तो दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है इनमें। एलिनो जिसका अर्थ स्पेनिश में क्या है? छोटा लड़का। एक जलवायु पैटर्न है जो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण होता है। यह घटना आमतौर पर हर 2 से 7 साल में होती है और इसका दुनिया भर के मौसम और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता ही है। एल नीनो के दौरान समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जिससे समुद्री जीवन और प्रवाल भित्तियों पर प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, एल नीनो के प्रभाव की अगर बात करें तो वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन होगा, समुद्र के तापमान में वृद्धि होती है, तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता में परिवर्तन होता है, और तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में कैसे परिवर्तन होगा? जो वर्षा है उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा ना, तो तापमान भी ऊपर नीचे हो जाएगा एटमॉस्फेयर का। डोल्ड्रम पेटी के संदर्भ में सही कथन है। डोल्ड्रम पेटी भूमध्य सागर के आसपास एक उच्च वायुदाब क्षेत्र है। यह कर्क रेखा के आसपास 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। यह क्षेत्र संवहनीय है, वर्षा के लिए आदर्श नहीं है। यह अपनी पृथ्वी बीच से एक रेखा 0 डिग्री काल्पनिक रेखा है। ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। अब ये 0 डिग्री है तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ो उत्तर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री हो गया, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ये जो क्षेत्र है इसी को बोलते हैं डोल्ड्रम। अब ये जो क्षेत्र है ना, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में। और ये कर्क रेखा नहीं है भैया, यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। यह क्षेत्र संवहनीय वर्षा के लिए आदर्श है, तो तीसरा वाला भी गलत हो गया, कोई भी सही नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। देखिए, डोल्ड्रम पेटी जिसे शांत पवन पेटी भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित है। डोल्ड्रम पेटी भूमध्य रेखा के आसपास निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, न कि उच्च वायुदाब का। यहाँ हवाएं शांत होती हैं, जिससे जहाज़ों को पवन रहित स्थिति का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसे डोल्ड्रम कहा जाता है। यह क्षेत्र संवहनीय वर्षा के लिए भी जाना जाता है, जहाँ गर्म आर्द्र हवा ऊपर उठती है और बादल तथा वर्षा का निर्माण करती है। क्लियर?
अब आ जाइए 20वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सबसे अधिक लवणता है? इनमें सबसे अधिक जो लवणता है ना, वो है किसमें? मृत सागर में, या ग्रेट सॉल्ट झील में, या लाल सागर में? देखिए लाल सागर में तो 41% है, प्रतिशत का साइन ऐसे। मृत सागर में कितनी है? 220%। ग्रेट सॉल्ट झील में 238%। और सर्वाधिक है तुर्की की वान झील में 330%। तो ए है इसका आंसर। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है ये। देखिए वान झील की लवणता 330% है। यह तुर्की में स्थित है और दुनिया की सबसे खारी झीलों में से एक है। लवणता वह शब्द है जिसका प्रयोग समुद्री जल में घुले हुए लवणों की कुल मात्रा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। इसे आमतौर पर प्रति हजार, ठीक है, यानी प्रतिशत या पीपीटी भागों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे ऊपर व्यक्त किया मैंने। लवणता समुद्री जल का एक महत्वपूर्ण गुण है। लवणता का मुख्य स्रोत समुद्री क्रस्ट की चट्टानों का विघटन है जिसमें लवण होते हैं। तो उपर्युक्त झीलों का लवणता की प्रतिशतता के आधार पर जो क्रम बनेगा वो लाल सागर 41%, ग्रेट सॉल्ट झील या ग्रेट महान झील 220%, मृत सागर की 238% और सर्वाधिक ये वान झील है भाई, वान लिखना था यहाँ पे। वान झील की हो गई 330%। ठीक है, तो 20 प्रश्न ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट हैं, इनको 50 तक करेंगे कवर। ठीक है, 21 से 30 मिलेगा अगला सेट जो मिलेगा, और सबका जो फुल टेस्ट पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, बढ़िया प्रश्न है एग्जाम के लिए।